एट होम वाइटल टूथ ब्लीचिंग। तो एट होम वाइटल टूथ ब्लीचिंग में क्या होता है, ये काफ़ी सिंपल मेथड है, अफोर्डेबल मेथड है और पेशेंट ये कंट्रोल में होता है। ये पेशेंट खुद घर पे जाके एक तरह से अपनी ब्लीचिंग कर रहा है। तो इस टेक्निक में होता क्या है कि पेशेंट क्या होता है कि एक कस्टम फिट ट्रे हम पेशेंट के लिए बनाते हैं और उसमें कस्टम फिट ट्रे में हम कार्बामाइड पेरोक्साइड जेल डालते हैं। कार्बामाइड पेरोक्साइड जेल एक ब्लीचिंग एजेंट है जो कि हम उस ट्रे में डालेंगे और वो ट्रे पेशेंट को दे देंगे बनाकर, उसके लिए कस्टम फिट ट्रे उसके लिए बना के दे देंगे। और फिर वो रात को ट्रे पहनेगा या मतलब दिन में कभी भी पहनेगा वो उसे, और वहाँ पे कार्बामाइड जेल जो है वो एक तरह से अपना ब्लीचिंग एक्शन शो करेगा। ठीक है, तो ये होता है मेनली कॉन्सेप्ट एट होम वाइटल टूथ ब्लीचिंग का। इसके इंडिकेशंस क्या क्या? इंडिकेटर्स एक सुपरफिशियल स्टेन्स है, मान लो ऊपर ऊपर के मान लो दाग है, तो उसमें यूज कर सकते हैं। माइल्ड येलो डिस्कलरेशन है, उसका उसमें हम यूज कर सकते हैं। ब्राउन पोरोसिस है अगर, तो वो इसमें हम यूज कर सकते हैं। एज रिलेटेड डार्कनिंग है अगर, को उसमें यूज कर सकते हैं। तो ये थे मेनली इंडिकेशन कि किसमें हम यूज कर सकते हैं एटोम वाइटल हीट ब्लीचिंग। और कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेशन मान लो बहुत ज्यादा इनेमल लॉस है, इनेमल लॉस तो उसमें हम नहीं करेंगे। इसके अलावा कैविटीज या केरीज अगर प्रेजेंट हो या हाइपर सेंसिटिव टीथ हो, फिर ब्रक्सिज्म के फिर पेशेंट गो हैबिटर, डिफेक्टिव रेस्पिरेशन अगर प्रेजेंट हो, या फिर एलर्जी वो ब्लीचिंग एजेंट। इन केस में हमें एटोम वाइटल टीथ ब्लीचिंग नहीं करनी होगी। तो ये था मेनली इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अब हम देखते हैं ड्रे फैब्रिकेशन के प्रोसीजर पर। प्री फैब्रिकेट हमें करनी कैसे हो? सो प्री फैब्रिकेशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एल्जीनेट इंप्रेशन लेंगे पेशेंट का, उससे हम कास्ट पोर करेंगे। कास्ट का बेस हमें रखना है 0.5 इंच थिकनेस का। अब कास्ट में से जो सॉफ्ट टिश्यू वाला पार्ट है वो सारा हम रिमूव कर देंगे, जैसे मान लो वेस्टिब्यूल हो गया, टंग, जिंजाइवा, पैलेट, ये सारा जो पार्ट है वो हमें रिमूव करना है। सो पार्ट मतलब जिंजाइवा नहीं, सॉरी, जिंजाइवा तो कैसे रिमूव करेंगे, पास में से कुछ आते जाएंगे। तो वेस्टिब्यूल टंग, वेस्टिब्यूल टंग और पैलेट वगैरह वाला पार्ट ये सारा हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम रिजर्वोयर्स बनाएंगे पास में। रिजर्वोयर कैसे बनाएंगे? रिजर्वोयर हम सरफेस पे बनाएंगे कास्ट के, जहाँ पे टूथ प्रेजेंट है, 0.5 से 1 mm थिकनेस के। और इसके लिए हम यूज करेंगे लाइट क्योर रेजिन या फिर वैक्स। ठीक है, ये रिजर्वोयर है जहाँ पे हम बाद में जब प्री फैब्रिकेट हो जाएगी तो इन रिजर्वोयर्स में पेशेंट अपना जो कार्बामाइड जेल जो है वो उसको यहीं के लोड करा करेगा। ठीक है, तो इसका अगर इसमें हम वैक्स यूज कर रहे हैं तो क्या होगा कि हमें कास्ट को डुप्लीकेट करना पड़ेगा बिफोर वैक्यूम फॉर्मिंग। अब उसके बाद ट्रे बनाने के लिए हमें क्या होगा, एक सेमी रिजिड प्लास्टिक शीट देनी है। उसको हम हीट करेंगे और उसके बाद उसको वैक्यूम फॉर्मिंग मशीन में डाल देंगे। और वैक्यूम फॉर्मिंग मशीन में और प्लास्टिक शीट, जो प्लास्टिक शीट है वो कास्ट के हिसाब से मोल्ड हो जाएगी। ठीक है, अब ट्रे का डिज़ाइन डिपेंड करता है ब्लीचिंग जो जेल है, जो हम कार्बोमेट जेल जो हम यूज़ करेंगे उसकी थिकनेस के। अगर मान लो थिक है जेल तो उसके इसमें हमें ट्रे के जो मार्जिन हैं वो हमें रखने हैं स्केलोप।
अगर मान लो जेल थिन है तो उस केस में हमें नॉन स्केलोप या फ्लैट रखने हैं, तो स्केल, ठीक है, ताकि ये मतलब ये जो नॉन स्केलोप है उसमें जो मार्जिन है वो थोड़े कम तक भी जाएंगे, जिन जाएगा तक भी जाएंगे। ठीक है, अब पेशेंट को इंस्ट्रक्शंस क्या क्या देनी, प्रे तो हमारे पास बन गई, अब पेशेंट को इंस्ट्रक्शन क्या क्या देनी, कैसे प्रे यूज़ करनी है। तो उसके इंस्ट्रक्शंस क्या क्या है, सबसे पहला तो ये, सबसे पहले तो हमें एक को प्री ऑफ पोटोलिन में याद रखना, ताकि हम कंपेयर कर पाएँ प्री ट्रीटमेंट और पोस्ट ट्रीटमेंट। उसके बाद ट्रे पहनने से पहले पेशेंट को ब्रश करना है दोस्तों, ब्रश बिफोर यूजिंग के, ये पेशेंट को हमें इंस्ट्रक्शन चाहिए। उसके बाद जो जेल है, जो हमारा जेल होगा, कार्बोमेट जेल, ब्लीचिंग जेल है, वो सिर्फ फेशियल सरफेस पे लगाना है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा जेल यूज़ नहीं करना। फिर उसके बाद ये जो है, जो आप पहन लोगे, तो उसके बाद एक्स्ट्रा जेल जो है, मान लो जेल आपने लोड किया ट्रे में, उसके बाद ट्रे को अपने दांतों पे लगाया, उसके बाद जो एक्स्ट्रा जेल जो लीप होगा उसको आप जो गम्स वगैरह पे आएगा तो उसको दिल जाएगा, पर इसमें वाइप कर लेगा, वाइप, एक्स्ट्रा जेल को वाइप कर लेना है। उसके बाद लगभग एक सेशन जो होगा वो 4 घंटे का होगा, यानी कि 4 घंटे तक आपको प्रे लगा के रखनी है। अब अगर सेंसिटिविटी हो रही है पेशेंट को, ठीक है, तो उस केस में टाइम कम कर सकते हैं, इफ सेंसिटिविटी टाइम रिड्यूस। लेकिन अगर मान लो सेंसिटिविटी नहीं है तो दिन में 2 सेशन भी कर सकते हैं। अब ट्रे उतारनी कैसे, ट्रे उतारनी है मोलर वाले रीजन से, एक तरह से पील ऑफ करनी है, उस मौसम में ट्रे को उतारना है। और हर यूज के बाद टीथ को अच्छे से रिलीज करना है, कीप organs well after every use। उसके अलावा ट्रेप जो है उसको ब्रश करके अच्छे से रखना है, एक ब्रश एंड ट्यूब, और इसको स्टोर करके रखना है ट्रे को रूम टेम्परेचर पे, स्टोर एट इन लग गई तो। और बुक में लिखा हुआ है कि इसके जो इफेक्ट्स हैं, ब्लीचिंग से इफेक्ट्स, वो 2 से 14 दिन के बीच में दिखने को लगता है, ठीक है, कुछ केसेस में, और कुछ केसेस में होता है 6 से 12 महीने भी हमें लगता है इफेक्ट्स देखने में। इसीलिए डिपेंड करता है कि मान लो स्केन्स कितने ज़्यादा हैं, पेशेंट भी कंसिस्टेंट है या नहीं है, पेशेंट कंप्लाइंट है या नहीं है, तो उन सब फैक्टर पे डिपेंड करता है। अब मान लो स्टेन्स अगर अनइवन है, अनइवन स्टेन्स, अनइवन स्टेन्स का मतलब है कुछ दांतों पे ज़्यादा है कुछ दांतों के नहीं हो, ठीक है, जो क्लोरोसिस केस में होता है। तो उसमें क्या करेंगे, हम ट्रे को सेलेक्टिवली लोड करेंगे, ट्रे सेलेक्टिवली लो, यानी कि सिर्फ उन दांतों के रीजन में एक तरह से जल हमारा लगाएंगे जिन जिन दांतों में स्टेनिंग प्रेजेंट है। और अगर मान लो पेशेंट के पास सिरेमिक क्राउन लगा हुआ है, तो सिरेमिक क्राउन अगर लगा हुआ है तो उस केस में जो कास्ट में सिरेमिक क्राउन आएगा, तो उस केस में हम ट्रे को बिल्ड नहीं करेंगे, वहां पे ट्रे को कट कर देंगे। अब कार्बामाइड जेल जो है ये कंपैरेटिवली सेफ होता है एज कम्पेयर टू H2O2, लेकिन फिर भी इसमें डेंटिस्ट की गाइडेंस तो जरूरी है, ठीक है। और साथ में डेंटिस्ट डिसेंसिटाइजिंग एजेंट भी दे सकता है अगर पेशेंट मान लो ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव है, डिसेंसिटाइजिंग एजेंट। और सबसे पहले एक पॉइंट इसमें ये है कि हमें सिर्फ सिंगल आर्ट्स पहले करनी है, सिंगल आर्ट्स को सबसे पहले ब्लीच करना, वो भी प्रेफरेबली मैक्सिला, ठीक है, ताकि हम लोअर आर्ट्स से इसको कंपेयर कर पाए कि मैक्सिला मान लो ब्लीच हमने कर ली तो उसको लोअर आर्ट्स से कंपेयर कर पाएंगे अभी कितना मतलब ब्लीचिंग का असर हुआ है। और फिर एक चीज़ बुक में लिखी है कि टेट्रासाइक्लिन के जो स्टेम्स हैं इसमें उसको रिमूव होने में टाइम लगता है, ठीक है, ठीक है। और बेस्ट कॉम्बिनेशन हमारा क्या होता है, इनऑफिस प्लस ओम्बलिक है, यही हमारा बेस्ट कॉम्बिनेशन है। अब हम देख रहे थे एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं ब्लीचिंग के। एडवर्स इफेक्ट में क्या होता है, टूथ सेंसिटिविटी हो सकती है, टूथ सेंसिटिविटी क्यों होती है, क्योंकि जो ब्लीचिंग एजेंट है वो इनेमल के अंदर जो माइक्रो क्रैक्स प्रेजेंट होते हैं उनके थ्रू पल्प तक पहुंच जाता है, ठीक है। अब ये होता तो टेम्पररी है,
और लेकिन इरिटेटिंग बहुत ज़्यादा होता है, मतलब समझ रहे हो कि अगर सेंसिटिविटी होगी तो इरिटेटिंग तो होती है। तो इसके लिए हम फ्लोराइड माउथ रेंज देते हैं और या फिर डिसेंसिटाइजिंग एजेंट दे सकते हैं। इसके अलावा सेकंड होता है इसमें इनेमल डैमेज। तो ओवर ब्लीचिंग अगर हम कर देते हैं तो उससे इनेमल जो है वो वीक हो जाता हो, ठीक है। तो हम फॉलो अप में क्या करेंगे, रीमिनरलाइजिंग कर हमें रीमिनरलाइजिंग प्रोटोकॉल करना पड़ेगा, यानी कि इनेमल को रीमिनरलाइज करना पड़ेगा। फिर मान लो किसी पेशेंट में अगर अमेलगम रेस्टोरेशन है, तो उसने ब्लीचिंग को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ब्लीच के अगर कॉन्टैक्ट में आएगा, ब्लीचिंग जेल के अगर कॉन्टैक्ट में आएगा, तो जो अमेलगम है वो रिलीज होने लगता है उस रेस्टोरेशन में से, बस अंदर ऊपर। बस। तो ये कुछ एडवर्स इफेक्ट्स हैं ब्लीचिंग के।